गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में जो है अपन ने जैनिज़्म को कंप्लीट किया था और जैनिज़्म को कंप्लीट करने के बाद जो है अब जो अपना अगला टॉपिक बनता है वो है मौर्य डायनेस्टी। जो मगध 16 जनपद जो मैंने पढ़वाई थी, 16 जनपदों में से एक मगध जनपद जो है वो सबसे मेन उभर कर आई उन 16 में से, और उन 16 महाजनपदों में से जो एक मगध उभर कर आई उसमें अलग अलग नए नए वंश के एक के बाद एक जो है वंश वहाँ पर बनना चालू हुए। सबसे पहले वहाँ पे हर्षक डायनेस्टी बनी, हरियनका डायनेस्टी बोलते हैं उसको, जिसमें अपन ने जो है बिंदिसार, अजातशत्रु और जो है उदायन वगैरह को देखा। उसके बाद जो है हरियंका डायनेस्टी के बाद जो दूसरे डायनेस्टी जिसने मगध पर राज किया वो थे नागवंश, शिशु नागवंश। और शिशु नागवंश के बाद जो फिर अगले आए जो वंश आया उभर कर वो था नंद वंश। और नंद वंश का जो आखिरी राजा था जिसका नाम था धनानंद, उन धनानंद को मारने के बाद या उसको पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी। ठीक है, तो यहाँ से जो है अपना अब मौर्य डायनेस्टी को अपन चालू करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि अपन जो है मैक्सिमम चीज़ें कवर करें। मैंने इसके पहले जो है मौर्य डायनेस्टी आज मैं चालू कर रहा हूँ, इसकी पहली क्लास है। मौर्य डायनेस्टी लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े राजा आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक है, ठीक है ना। अशोक का इंडिविजुअली बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में इतिहास में, तो अशोक को अपन डिटेल में देखेंगे। उस समय क्या है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है कि अब जो इतिहास लिखना, जो हिस्ट्री में लिखने की प्रोसेस थी ना वो अब चालू होगी। उसके पहले तो बहुत कम सोच थे लिखने के, अब जो ये राजा आते थे बहुत लिखवाते भी थे, तो अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके जो इन्होंने लिखा हुआ है वो भी बहुत सारा मटेरियल अपने पास इकट्ठा होगा। यहाँ का मौर्य डायनेस्टी का जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, सोशल सिस्टम कैसा था, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, कॉइन्स वगैरह, ये जो सिक्के और ये मनी सिस्टम कैसा था, इन सभी चीज़ों को, फॉरेन ट्रेड कैसा था, इनका फॉरेन रिलेशन ये कैसे मेंटेन करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो है अपन देखेंगे। एग्रीकल्चर वगैरह सभी चीज़ें सारे पर्सपेक्टिव में से देखा जा सकता है। और मोर डायनेस्टी से मुझे लगता है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें जब अब जो टॉपिक हैं वो सारे बड़े बड़े होंगे, क्योंकि उनमें डिटेल में पूछा जाना सकता है, क्योंकि उनका कंटेंट अब बहुत ज़्यादा है, आपको मिलेगा भी सही और आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। तो मौर्य डायनेस्टी को जैसे अपन अब चालू करते हैं, तो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट करवा दिया है, वैदिक, पोस्ट वैदिक, महाजनपद, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये 6 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। लगभग मैंने 15 समथिंग क्लासेस ली है। तो कोशिश करें आप मेरे पुराने वीडियो जो है यूट्यूब चैनल जो है उस पर जाके देख लें, ठीक है ना, और उस पर जो है सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है। एक एक स्लाइड को आप गो थ्रू करें, अपने नोट्स उससे बनाएं। पढ़ना कैसे है ये मैंने पहले वाली स्लाइड्स में बता रखा है, जो है नोट्स बनाते रहें। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही मेंस की तैयारी कर चुके हैं 1 साल पहले, तो आपको मेरे नोट्स से अगर कुछ नई चीज़ मिल रही है तो वो अपने नोट्स में ले, उसको कंटेंटफुल बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो अब अपना जो टॉपिक चालू होता है वो मौर्यन एम्पायर होता है, मौर्य एम्पायर, ठीक है। ठीक है, एक मैंने जो कुछ स्लाइड है उसके पहले की भी एक प्रारूप या मानसिकता बनाने के लिए कि मेंटल समझ में आ जाए कि अपन कहाँ चल रहे हैं। तो अभी अपन मैंने आपको एक बताया था कि अपन महाजनपद पढ़े सबसे पहले, ठीक है ना। तो महाजनपदों का जैसे एक बार इसमें देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है भारत बाद में जो है वैदिक सिविलाइजेशन उभर कर रही, जहाँ पे वेदों 4 प्रकार के वेदों के बारे में अपन ने बात करी, ऋग्वैदिक, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। उन चारों वेदों की के समय की स्थिति क्या थी, जब वैदिक काल का जो ये पीरियड 1000 लगभग साल का जो ख़त्म हुआ, तो धीरे धीरे जो है महाजनपद है 16 महाजनपद, पूरा भारत जो है 16 महाजनपदों में बढ़ गया। उन 16 महाजनपदों में जो सबसे पहली वो सबसे जो उभर कर आने, उसी 16 महाजनपदों के समय जब ये आपस में सब चल रहा था, तो उन सभी में जो सबसे मेन जो महाजनपद या एक जो साम्राज्य उभर कर आया या एरिया उभर कर आया वो था मगध का एरिया, जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया था, पटना वाला एरिया था। वो इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वहाँ पर जो है गंगा नदी थी, ठीक है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर था, वहाँ पे जो है उनको लोहे की खदानें, जो छोटा नागपुर में लोहे का जो है भंडार वगैरह मिल गया था, हाथी वगैरह बहुत मिल गए थे। और ये सारी जो चीज़ें थी, क्यों मगध सबसे ज़्यादा ऊपर उठ के आया है इन 16 ही महाजनपदों में से, इसके कुछ प्रमुख कारण थे। तो मैंने 7-8 जो कारण है वो मैंने जब महाजनपद पढ़ी थी उसमें मगध के बारे में कुछ 7-8-10 पॉइंट जो है मैंने बताए थे कि मगध ही उन 16 में से सबसे ज़्यादा उभर के क्यों आया, ऐसा क्या हुआ उनके पास, ऐसा क्या हो गया जो बाकी 16 के पास नहीं था। तो उसमें आप मेरे महाजनपद जब मैंने पढ़ाया था उस क्लास में जाके आप उसको देख लें।
तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे और अगर नोट्स बनाए हो तो आपको उसमें से देख सकते हैं। तो महाजनपदों में अब मैंने महाजनपदें पढ़ाई थी, फिर मगध भी उसमें बता दिया था मैंने। और मगध में भी जो शुरुआती 3 डायनेस्टीज थी, हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और फिर थी नंद डायनेस्टी, इन तीनों को मैंने पढ़ा दिया था। इन तीनों डायनेस्टी के बाद जो मेन वापस से नई डायनेस्टी उभर कर रही थी वो थी मौर्य डायनेस्टी। और मौर्यों के समय से ही जो इतिहास या हिस्ट्री लिखने की प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, पिलर्स पे लिखे जाते थे, मंदिरों पे, और इस प्रकार के स्तूप वगैरह बनाए जाते। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई गई थी आर्किटेक्ट्स में भी। तो उस वजह से उनके बारे में अपने को जानना जो है ज़रूरी हो, इसीलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा भी गया है। उसी की महाजनपद के पीरियड के समय ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया जो हर्षक डायनेस्टी थी, उनके जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति करी थी गौतम बुद्ध के मरने के जस्ट कुछ समय बाद। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी महाजनपद का जब पहला पीरियड चल रहा था, जहाँ पर हर्षक डायनेस्टी या हर्यंक डायनेस्टी चालू हो गई थी, उस समय जो है ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी उसी समय चल रहा था। अब ये सब चला, उसके बाद जो है जो नया फाइनल एक एम्पायर उभर के आया, मगध एम्पायर। उन 16 महाजनपद, अब केवल 16 महाजनपदों का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मगध जो है वही पूरे देश में राज करेगा, ठीक है ना। तो 16 वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। 500 साल लगभग ये सब प्रोसेस चली, 400 साल लगभग। और 400 साल में मौर्य डायनेस्टी जो मौर्य है, और मगध में जो मौर्य डायनेस्टी वो सबसे ज़्यादा उभर कर आई। उनका डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी है। एक तो क्यों मगध में मौर्य डायनेस्टी जब आई तो उसके आने के क्या क्या कारण थे, ठीक है ना। तो मैं उसमें कुछ प्रमुख लोग हैं जिन्होंने उन्हें अपनी किताबों में उसके बारे में लिखा है। जैसे एक है चाणक्य विष्णुगुप्त, उन्होंने अपनी किताब में जो है इसके बारे में जो है अर्थशास्त्र में इन सभी चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन किया है, उसको देखेंगे। अब एक मेगास्थनीज की इंडिका भी एक किताब है, उसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, तो वो भी सब अपन उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये सब चीज़ें मौर्य डायनेस्टी में अपन कवर करेंगे। ये सब तो चीज़ें ठीक है, पर एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी थी कि इसी समय जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद महाजनपदों में जब जो एक डायनेस्टी थी, जो डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था वो था धनानंद, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी अपन ने पढ़ ली, शिशुनाग पढ़ ली, और नंद डायनेस्टी में जो इस समय आखिरी जो राजा था, इनका जो आखिरी राजा था वो आखिरी राजा था धनानंद। धनानंद इनका आखिरी राजा था। कुछ कहानियां हैं। चाणक्य जो है, उसी समय क्या हो रहा था कि चाणक्य करके एक महापंडित व्यक्ति था, पंडित तो क्या एक प्रोफेसर कह सकते हैं, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, जो आज के पाकिस्तान के पेशावर वगैरह एरिया में पढ़ती थी। तो उस ज़माने में वो वहाँ के जो है मतलब कह लीजिए प्रिंसिपल थे उस ज़माने के, वहाँ के HOD थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। और उसी समय क्या हो रहा था कि भारत में जो फॉरेन इन्वेजन जो हो रहा था, ठीक है ना, तो उस समय भारत में एक राजा जिसका नाम था अलेक्जेंडर सिकंदर द ग्रेट, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो वो इस तरफ से बढ़ रहा था, ठीक है ना, पर्शिया की तरफ से भारत की तरफ बढ़ रहा था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान की तरफ से भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में पड़ती है, तो पाकिस्तान वालों को पहले उनको जानकारी मिल गई थी। तो चाणक्य को पहले से इसके बारे में जानकारी मिल गई कि यार ये इतना बड़ा राजा जो है इतनी बड़ी सेना लेके जो है भारत की तरफ कूच कर रहा है, तो अगर भारत को बचाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा कि यहाँ के जो राजा है उनको अवगत कराना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको जो है पूरी जानकारी नहीं हो कि इतना बड़ा सेना लेके भारत पे आक्रमण करने वाला है। तो एक कहानी ये है कि चाणक्य जो है गए किसके पास, धनानंद जी के पास। ये आखिरी राजा थे, धनानंद, नंद डायनेस्टी का आखिरी राजा। तो ये बिल्कुल बढ़िया मस्त मौला आदमी थे, ठीक है ना। ये मतलब दरबार में शराब पी के नाचना और नृत्य वगैरह करना और स्त्रियों के कपड़े पहनकर ही डांस करना, स्त्रियों के साथ दिन भर डांस करना, मदिरा पान मुजरा और ये सब दिन भर ये करता रहता था, और इसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो चाणक्य जब इससे सुबह से शाम तक मिलने गया, तो सुबह जो है ये जब वहाँ पे बाहर खड़ा था चाणक्य, तो जो दरबारी होते हैं वहाँ जाके उनसे बोला उसने कि भैया चाणक्य, मैं चाणक्य हूँ और मैं वहाँ से आया हूँ और राजा जी से मिलना है। तो वो सिपाही अंदर गया, तो राजा जी जो है मदिरा पान में लगे हुए थे, नाच गाना चल रहा था, रंगीन मिजाज के आदमी थे। तो वो जो है चले गए और उन्होंने, राजा ने भगा दिया उसको, सिपाही को, बोले कि कोई किसी से नहीं मिलेंगे, हम एंजॉय कर रहे हैं।
बोले ठीक है जाओ, थोड़ी देर बाद आना, काम कर रहे हैं अभी। फिर जो है वो 2-4 घंटे हो गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर जो है चाणक्य ने बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है भैया, बुलाओ उनको, बात करनी मेरे को 2 मिनट। तो फिर वो गया सिपाही, फिर उसने चमका के भगा दिया। तो चाणक्य सुबह से लेकर रात तक जो है बार बार सिपाहियों को बोलते रहे और सिपाही उनको भगाते रहे, और आखिर में चाणक्य खुद ही गुस्सा आके अंदर चले गए सिपाहियों से लड़ उड़ा के। और फिर पता चल रहा कि राजा जो है सुबह से मदिरा पान कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं और अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। तो फिर राजा को आ गया गुस्सा कि ये पंडित कहाँ से आ गया हमारे मतलब दरबार में हमारा रंग भंग करने। तो उसने जो है इनकी बेइज्जती करी चाणक्य की। और चाणक्य ने वास्तविक स्थिति बताई उस समय कि भैया जो है वो बाहर खड़े हैं इतने लोग सेना लेके, अलेक्जेंडर वो तुम्हारी ऐसी कि तैसी कर देगा, तुम गायब हो जाओगे, तुम्हारा मदिरापान निकल जाएगा सब। तो वो राजा तो अय्याश आदमी था, ठीक है ना, उसमें इतना ज़्यादा समझ नहीं थी इस परिस्थिति के लिए, तो इसलिए जो है वो समझ नहीं पाया और उसने गुस्से में आकर चाणक्य का अपमान किया। और अपमान में ही चाणक्य जो है वहाँ से चले गए। और जब रास्ते में जाते हैं तो उन्हें एक लड़का मिलता है जो अनाथ होता है, और उसकी प्रतिभा देखकर जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं और उस लड़के को उठा के वो ले जाते हैं तक्षशिला। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उसको पूरी युद्ध वगैरह की कला वगैरह सिखा के और ये सब चीज़ें जो भी होती है, शिक्षा वगैरह पूरा दे के, शास्त्रों वास्त्रों की शिक्षा दे के जो है दोबारा जो है उस पर मौर्यों पे अटैक करने का, जो नंदों पे धनानंद पे अटैक करके जो है धनानंद का जो साम्राज्य ख़त्म करने का कंसेप्ट बोला गया है। और वही लड़का जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने बाद में जाके नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये कहानी है, पहली कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि चाणक्य के जो थे क्या थे, चाणक्य, एक कहानी तो ये हो गई जो अपन देखते हैं, सीरियल भी आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे, वो उसमें ये आपको ये कहानी दिखेगी जो मैंने अभी बोली। दूसरी कहानी ये है जो मेगास्थनीज की इंडिका में और इनमें लिखी हुई है कि चाणक्य जो थे वो ऑलरेडी जो थे यहाँ के जो नंद डायनेस्टी है इनमें एक उच्च पद पर थे। और जो एक लड़का जो था उस समय में, जो छोटा बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त जो था वो इसी नंद डायनेस्टी के ही जो सेना थी उस सेना में वो सेनापति के रूप में या सिपाही के रूप में कार्य करता था। फिर जब चाणक्य का और अपने राजा जो धनानंद है उन दोनों के बीच में जब मतभेद हुआ तो चाणक्य ने जो सेना है उस सेना को अपनी तरफ किया और उस सेना के सेनापति को जो है बोला कि तुम इस राजा को हटाओ और मैं तुम्हें अगला राजा यहाँ का बना दूंगा। तो इसीलिए जो सेनापति था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने राजा का तख्ता पलट करके जो है वहाँ पे मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी और धनानंद को हटाया। ये कहानी भी है, दोनों कहानियाँ हैं, ठीक है ना। अब आपको जो सही लगे, मोटा मोटा ये है कि नंद वंश गया और मौर्य वंश आया, धनानंद गया और चंद्रगुप्त मौर्य आया। चाणक्य इस सब के पीछे थे। हरिकेंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, और अब आ गएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, है ना। ठीक है ना, इतना क्लियर है अपना। चंद्रगुप्त ये आ गए, ठीक है। तो अब जो मैंने एक बात बताई आपको, अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अलेक्जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसने भी पूरी दुनिया को जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से भी महान राजा था वो, ठीक है ना। और कि महज 32 साल की एज में ही उसने पूरी दुनिया लगभग जीतने की उसने सोची थी और वो जीत भी गया था। कुछ कारण थे, वो कारण देखेंगे जिसके कारण वो भारत में नहीं आ पाया, अदरवाइज जो है वो महानतम राजा था दुनिया का। तो इसके बारे में 5 नंबर 11 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर 5 नंबर 11 नंबर में। तो अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर था कौन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो 356 से लेकर 323, ठीक है ना, लगभग जो है ये 32-33 साल जो है व्यक्ति जिया ये अलेक्जेंडर। ये है अलेक्जेंडर का अपना ये, और ये जो ब्लू वाला पूरा जो एरिया दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला पूरा एरिया है, ये पूरा जो है इसका अलेक्जेंडर का जीता हुआ एरिया था। समझ में आ रही है ना आपको कितना बड़ा एरिया है ये। भारत तो ये रहा, ये है भारत अपना, और ये पूरा जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तुर्की उर्की तक सब तरफ जो फैला हुआ है, ये पूरा इन भाई साहब ने 12 साल में जीता था, इतना पूरा एरिया। और ये सालों तक, 12 सालों तक ये युद्ध ही करते रहे, नॉन स्टॉप ये आगे बढ़े, ठीक है ना, नॉन स्टॉप ये आगे बढ़े। और सिकंदर की हमेशा एक खास बात रहती थी कि जब भी वो कोई युद्ध जीतता था या किसी भी क्षेत्र में जब वो आगे जाता था किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे वो पिलर छोड़ देता था कि यहाँ तक मैं आया था और ये यहाँ तक हमारी टेरिटरी है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमने जीता है।
तो वो जो पिलर वो छोड़ के गए थे उसमें लिखा रहता था कि सिकंदर जो है, मैं सिकंदर हूँ और ये मेरा एरिया और मैं इस तारीख को यहाँ पर आया हूँ और ये सब हमने जीता है। तो यही साले पिलर जो है ना, यही सिकंदर ने भारत में आकर ही जो हिस्ट्री को लिखने की प्रथा है उसको क्रोनोलॉजिकल जमाया, और सिकंदर का जो समय था उसके बाद से ही जो पूरा इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको ढंग से लिखना चालू किया गया। उसके पहले के जितने भी राजा वगैरह सब हुए उस समय कुछ भी नहीं लिखा गया था। इन्होंने बताया कि लिखना क्यों जरूरी, और ये जहाँ जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में भी जाते थे, जो भी राज्य जीतते थे, वहाँ पे ये अपना एक इंस्क्रिप्शन, अपना एक पिलर जो है छोड़ के आते थे। उस पर पूरा पत्थरों से लिखवाते थे कि मैं जो हूँ अलेक्जेंडर हूँ और ये पूरे हमने ये जीता है। पूरा उसकी कहानी रहती थी। और आज भी जो है वो उन्हीं पिलरों को देखते हुए बाद वाले राजाओं ने क्रोनोलॉजिकली जो है सारी चीज़ें लिखना चालू करी। इसीलिए जो है अब आने वाले जितने भी टॉपिक और राजा होंगे उनमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है हमारे अपने खुद के बारे में। तो अपने उसके पहले वालों को तो अपन ने, दूसरों ने जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। अब इन्होंने तो खुद ही लिखा है हमारे बारे, अपने खुद के बारे में, तो इतना बार अपने को पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हो आप, इतना बड़ा एरिया, ठीक है ना। जबकि मौर्य और ये जितने भी हैं वो तो केवल इंडिया में सम्मिलित हो गए, परंतु ये देखो आप कहाँ कहाँ पहुँच गए भाई साहब। तो ये महान राजा थे, ठीक है ना। इसके बारे में देखेंगे अपन, ठीक है ना। ये वही फोटो है ना। तो ये जो है आप देखेंगे, ये अरेबियन सी से होता हुआ ये पूरा जो है, इतना पूरा एरिया जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का था, एम्पायर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना। ये आपको पूरा दिखेगा, ये ईरान सब आते हैं इसमें, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो है राजा फिलिप का बेटा था, जो मैकेडोनिया का राजा था। मैकेडोनिया की जो राजा थे उनका बेटा था अलेक्जेंडर। ये 20 साल की एज में अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बना। अलेक्जेंडर हैड कन्क्वर्ड एशिया माइनस अलॉन्ग विद द ईरान एंड इराक। इसने एशिया जीता, ईरान को जीता, इराक को जीता और उसके आसपास के सारे देशों को जीते। ही देन मार्च्ड इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम ईरान, और ये ईरान से भारत की तरफ बढ़ा। एंड एनेक्स पर्शिया, और फिर इसने बेबीलोन या पर्शिया को जीता, जिसमें इसने पर्शियन किंग जो है डेरियस III उसको हराया। कौन सी लड़ाई में? अरबेला के युद्ध में या गौगामाला के युद्ध में जो है 330 BC में जो है भाई साहब ने अपने डेरियस III को हराया और पर्शिया को जीता। एंड आफ्टर अ लॉन्ग कैंपेन इन बैक्टीरिया इन द रीजन ऑफ अमुदरिया अफगानिस्तान, ही क्रॉस द हिंदू कुश एंड एंटर इनटू काबुल। और बहुत सालों तक जो है ये हिंदू कुश पहाड़ियाँ जो अफगानिस्तान में है वहाँ पे ये युद्ध करते रहे, और अबू दरिया अफगानिस्तान में और काबुल वैली को इन्होंने वो पार करते हुए ये काबुल वैली की तरफ, मतलब अपने इस तरफ पाकिस्तान की तरफ इस तरफ बढ़ना चालू हुए। अलेक्जेंडर वाज अट्रैक्टेड बाय इंडियाज वेल्थ। अलेक्जेंडर जो था वो इंडिया के पास जो धन था, उस ज़माने में धन बहुत होता था भारत के पास, उस धन से बड़ा प्रभावित था। वो धन के चक्कर में इधर आए थे। अपार्ट फ्रॉम डेट ही वाज आल्सो बिलीव्ड डेट हिज स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ फॉर द ज्योग्राफिक एंड नेचुरल हिस्ट्री। और ऐसा बोला भी जाता है कि उसको धन की तो इच्छा थी, पर यह भी था कि दुनिया फैली कहाँ तक है। पहले कोई ऐसे सैटेलाइट तो होते नहीं थे। अब अलेक्जेंडर को ये तो पता नहीं था कि भैया मैप में अब अगला कहाँ है, तो खुद ही जा के आगे देखते थे कि कहाँ तक ज़मीन जाती है वहाँ तक जाएंगे, ठीक है ना। तब उसको सबको जीत लेंगे जहाँ तक ज़मीन जाती है। ये कंसेप्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहे। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया जस्ट बिफोर द अलेक्जेंडर इन्वेस्ट देयर वाज सम, ठीक है ना। और जैसे जब ये भारत में घुसने वाला था, नॉर्थ इंडिया में है ना, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान को पार करते हुए जब ये भारत की तरफ एंटर हो रहा था, तो कुछ दो राजा जिनमें से एक है आम्बी, जो कि तक्षशिला आज के पेशावर को बोलते हैं जो पाकिस्तान में है। तक्षशिला का जो राजा था वो था आम्बी, ठीक है ना। और एक जो है झेलम, और एक राजा था पोरस राजा, जो है अपने यहाँ पर भारत में का राजा था, बॉर्डर वाले एरिया का। तो क्या हुआ भैया, जैसे अलेक्जेंडर की लाखों की फौज आई तो जो पहला राजा था जो सामने पड़ता था वो था आम्बी। और आम्बी ने उनकी सेना देख कर ही, उनके हथियार देख कर ही, हाथी घोड़े देख कर ही, उनके हथियार और ये सब देख कर ही जो है आम्बी ने जो है अपने शस्त्र जो है अपने हथियार डाल दिए और बोला कि भैया हम तो हार गए, हमारा एरिया ले लो, ठीक है। ये आगे बढ़ गए और आगे जो फिर दूसरा एरिया आया जम्मू और ये वाला एरिया पूरा, तो ये जो एरिया था वो पोरस का था। और पोरस जो था एक छोटा सा राज्य का राजा था, परंतु पोरस ने जरा सी सेना होने के बावजूद भी जो 2 लाख सैनिकों से लड़े, एक तरफा लड़े और एक तरफा हारे। पर जो सिकंदर था वो खुद भी बहुत महान था और खुद भी बहुत ही हिम्मत वाला था, ब्रेव था, जिसके कारण उसने पोरस की जरा सी सेना के सामने भी वो पोरस हार नहीं माना
और उससे बड़ी सेना इसके पास थी आम्बी के पास, परंतु ये तब भी जो है हथियार डाल के भाग गया। उस पोरस की जरा सी सेना में जो है वो सिकंदर से लड़ी, पूरी सेना मर गई, मतलब कत्ल हो गई, पूरी सेना का युद्ध में हार गई। उसके बाद जो है पोरस को लगा कि यार ये इतना सा छोटा राज्य में भी इन्होंने मुझसे टक्कर लेने की बात कही है, मतलब ये राजा महान है, और वो ब्रेवरी को बहुत मानता था। इसलिए सिकंदर ने पोरस का पूरा राज्य जीतने के बाद भी जब वो हार गया, ठीक है ना, तब भी जो है वो जब जाते जाते पोरस को अपना पूरा राज्य फिर दे गया, ठीक है ना, और उसको फिर से वहाँ का जो है बना के चलाई गई है। हालांकि पोरस की मृत्यु हो गई थी उस युद्ध में। आम्बी एक्सेप्टेड द एलेक्जेंडर सोल्वेंटी बट द पोरस पुट ए वेलियंट एंड अनसक्सेसफुल फाइट, है ना, वो सफल तो नहीं हो पाया पोरस, परंतु वो लड़े मर गए। तो एलेक्जेंडर खुद भी महान था, ब्रेव था, तो उसने जो है उसकी ब्रेव की इज्जत करी कि यार ये इतना अच्छा लड़े ये लोग, तो इनका राज्य छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं। एलेक्जेंडर वाज सो इम्प्रेस्ड विद द पोरस फाइट दैट ग्रांटेड हिम ए टेरिटरी ब्रेक, उसको दोबारा टेरिटरी दे दी। द बैटल बिटवीन हिम एंड पोरस इज कॉल्ड द बैटल ऑफ हाइडेसिस, ठीक है ना। और इसके और जो पोरस के और एलेक्जेंडर के बीच की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी झेलम नदी पे, तो उसे झेलम नदी की लड़ाई भी बोलते हैं और हाइडेसिस की लड़ाई भी बोलते हैं, ठीक है ना, पोरस की लड़ाई भी बोलते हैं। पोरस एक सीरियल भी आया था पहले, तो ये सब चल रहा है, ठीक है। अपॉन रीचिंग द बीएस, ठीक है ना, तो झेलम पार करके आगे आ गए, तो 5 नदियाँ आती है ना, रावी, सतलुज, झेलम, सिंधु, तो जो आखिरी और ब्यास नदी, जो आखिरी नदी भारत में पार करने के लिए जो आखिरी नदी पड़ी थी इनके रास्ते में वो थी ब्यास नदी। और उस समय ब्यास नदी में आ रही थी बाढ़, और जो सिकंदर के जो सैनिक थे, जो इसके सेनापति थे, जो कमांडर्स थे, तो वो कमांडर्स क्या थक गए थे, इतने सालों तक लगातार युद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपने घर की याद आ रही थी, उनके पास खाना वाना ख़त्म हो गया था, और पोरस ने उनकी मतलब इतना लड़ाई करी उसने कि पोरस ने उनको थका दिया। हालांकि पोरस हार गया, पर ये खुद भी बहुत ज़्यादा टूट गए थे। और जो है तो ये लोग फिर आगे बढ़े, तो आगे देखी व्यास नदी बहुत चौड़ी और इतना पानी लेके आ रही थी, और इनके पास थे घोड़े, न नाव थी न कुछ थी। तो अब ये उसको सिकंदर तो चाहता था कि ये पार करे, पर उसके सेनापति ने विद्रोह कर दिया, सारे सेनापतियों ने, कि भैया तुमको जाना तो तुम जाओ, अब हम नहीं मरने वाले, ठीक है ना, इतने साल हो गए, कब तक लड़ते रहेंगे, जितना राज्य है वही संभाल लो, ठीक है ना। तो फिर जो है इसके जितने भी सेनापति थे उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद वो भाई साहब चले जाने लगे। तो इसीलिए जो है आखिरी जो भारत में सिकंदर आया था वो व्यास नदी के किनारे तक रहा, और वहाँ पर जो है वो उसने अपना एक पिलर भी रखा है कि फाइनली मैं पूर्व में यहाँ तक जो है ईस्ट में यहाँ तक आके गया हूँ। और ये सारी चीज़ें जो हुई, ठीक है ना, क्योंकि ब्यास नदी के बाद, और उनको एक ये भी डर था कि व्यास नदी को पार कर लेंगे तो आगे जो है एक नंद डायनेस्टी पड़ती है, नंद वंश पड़ता है जो भारत पर राज करता है। और नंद वंश के पास भी लगभग 4-5 लाख लोगों की सेना थी। इतनी बड़ी सेना को वो लोग भी थे तो महान, और उनकी सेना भी बड़ी थी, पर ये लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा 12 साल से लड़ रहे थे और थक गए थे पूरी तरीके से। और फिर ये इतनी 5 लाख की सेना, भले कुछ जीतेंगे हारेंगे, पर ये मरेंगे तो बहुत सारे। तो वो लोग समझ गए थे कि अब भारत को यहाँ से ब्यास नदी को पार करने में आधी जनता निपट जाएगी, फिर वो नंद वंश है, धनानंद और ये लोग वो भी लड़ेंगे, तो उसमें भी बहुत लोग मारे जाएंगे, और कोई मतलब नहीं है हार के जाने के बाद, यहाँ तक जीता हुआ है, जीत में निकल लो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सेनापतियों ने बोला कि अब इसके आगे धनानंद और नंद वंश की जो सेना है वो भी 5-6 लाख लोगों की सेना है, मगध में राज करते हैं, और वो एरिया बहुत डेवलप है, और हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो 2-3 कारण हैं जिसके कारण जो है अलेक्जेंडर ने बोला कि ठीक है चलो अपन वापस दोबारा चलते हैं। और अलेक्जेंडर वापस वहीं से ब्यास नदी के किनारे से दोबारा अपने एरिया में पर्शिया में लौट गया। At the time Alexander turned back from the threshold of India, his army was tired and homesick, है ना, वही जो मैंने आपको बताया, उसकी जो सेना थी वो टायर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी, और होमसिक, उसको घरों की याद आ रही थी, सैनिकों को 12-12 साल तक लड़ रहे। They had weird fighting in a heavy Indian monsoon, and it is possible that they intimidated by the stories of 2 great armies led to wait them ahead, है ना। और उनको ये भी पता था कि यार ये भी था कि आगे अगर ब्यास को पार भी कर लिया तो 2 बड़े बड़े वंश, एक तो है नंद वंश जो मगध में राज करता था, और एक ग्रेडियाई एम्पायर जो था, जो वेस्ट बंगाल और आगे बांग्लादेश में जो एक ये राजवंश था, जो मगध के आगे जो एरिया पड़ता है वहाँ पे ये इतना बड़ा दूसरा वंश है। तो इनसे वो जीत नहीं पाएंगे, जीत भी जाते तो बहुत सारा और नुकसान होता। ही रीच्ड सूसा, तो जब जो है वो वहाँ से चला गए, रिटर्न हो गए, और सन 324 BC में जो है वो वापस दोबारा अलेक्जेंडर जो है लौट के पर्शिया पहुंचा, ठीक है ना। एंड द फॉलोइंग ईयर्स, और उसी साल लगभग साल भर के बाद बेबीलोन में, पर्शिया में सन 323 BC में 32 साल की एज में जो है उसकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं उसे जहर दे दिया गया, कुछ कहते हैं जो कि वो मर गया। आफ्टर हिज डेथ द ग्रेट
है ना। तो अब ये अलेक्जेंडर ने ग्रीक एम्पायर 20 साल से लेकर 32 साल 12 साल में इतना बड़ा एम्पायर बना दिया उसने, नॉन स्टॉप लड़ाइयाँ करी और नॉन स्टॉप जीतते गए वो। तो ये उसने किया, पर उसके मरते ही जो है ग्रीक एम्पायर फिर से टूटने लगा। और ग्रीक एम्पायर 323 में तो ये ग्रीक एम्पायर ये मरा था अलेक्जेंडर, और 321 2 साल के बाद जो है भाई साहब 2 साल के बाद जो है ये 323 में तो इनकी मृत्यु हुई, और 2 साल के बाद जो है 321 में जो है ग्रीक एम्पायर टूट गया, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो वो भारत में उसने 4 सेनापति यहाँ पे भारत में छोड़ के गया था, ठीक है। इन नॉर्थ वेस्ट अलेक्जेंडर लेफ्ट 4 ऑफ हिज जनरल, भारत के यहाँ पे वो 4 सेनापति छोड़ के गया था, ठीक है ना। देखिए जिसमें से एक था सेल्यूकस निकेटर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अब इसके बारे में और देखेंगे। सेल्यूकस निकेटर वुड लेटर ट्रेड विद द टेरिटरी इन द इंडस वैली एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो सेल्यूकस निकेटर जो है भारत में इस एरिया का एक सेनापति था, ठीक है ना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ भी लड़ाई करी थी, और जो है वो जीत भी गए थे, और जीत के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से शादी करने की बात कही, और सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और इसीलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही उन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक महान, बोले तो पंडित तो क्या, महान गुरु, ठीक है ना, महान फिलोसोफर को भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। और तभी मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाते हैं, और वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सारी डिटेल और मौर्य डायनेस्टी के बारे में पूरा लिखते हैं, जिसको इंडिका नामक किताब में वो लिखते हैं, और वो इंडिका नामक किताब से ही अपने को काफ़ी जानकारी मिलती है। उडेमास वॉज द लास्ट जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के बाद एक और जो है जनरल था जिसका नाम था उडमस, वो भी जो है भारत में आखिरी जनरल था जो अलेक्जेंडर का आखिरी रहा भारत में उत्तरदायी। इतना क्लियर आ गया अपने को अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है ना। अब देखेंगे अपन, अच्छा अब अलेक्जेंडर जब भारत में आया तो इसके क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है ना। अलेक्जेंडर जब भारत में आ गया, हालांकि वो भारत में घुसा नहीं, पर जैसे ही वो आया तब पूरे देश में खलबली तो मची गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ परिणाम हुए, कुछ 6-7 पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि अलेक्जेंडर के आने के बाद भारत में ऐसा क्या परिवर्तन आया, क्यों अलेक्जेंडर के काल को इतना ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले भी बहुत राजा आए भारत में, पर्शिया से, ईरान इराक से लड़ के चले गए, उनका क्यों इतना जिक्र नहीं, और इस भाई का इतना क्यों जिक्र है, ऐसा क्या हो गया था जो इसको इतना ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो उसके कुछ कारण है। क्या कारण है, अलेक्जेंडर इन्वेजन आर्गुमेंटेड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन नॉर्थ इंडिया अंडर द मौर्यास, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को ये समझ में आ गया था कि नंद डायनेस्टी जो है वो बिल्कुल फुद्दू डायनेस्टी है, और धनानंद जो है वो किसी काम का राजा नहीं है, और अगर अलेक्जेंडर जैसे ग्रीक राजा अगर दोबारा भारत में आ गए, कोई बड़े बड़े राजा, तो भारत में जो है छोटे मोटे राजाओं को तो वो ऐसे निपटा देते थे जैसे आम्बी और पोरस को निपटाया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आ गया था कि यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है, पूरे राज्य को एक करना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, राजा बने हुए हैं, इन सबको हरा के या इन सबको एक करके मिला के जो एक बड़ा साम्राज्य बनाया जाए, ऐसा साम्राज्य जिसको कोई नहीं हरा पाए पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और हुआ भी यही, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा जो है शासक भारत में आया नहीं उस समय, उस दौरान, ठीक है ना। बाद में वो तो फिर भारत टूटने लग गया और फिर नए नए लोग आए, वो आगे करेंगे। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वो बहुत बड़ा काल था, और उसका एरिया जो था वो पूरे भारत में लगभग फैला था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द अलेक्जेंडर एडेड द मौर्यन एम्पायर इजी एक्सपांशन एंड इनकरेज द मौर्यस टू कैप्चर द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है ना। तो जब चंद्रगुप्त आया था तो उसने ब्यास नदी के उधर वाले छोटे मोटे राज्य को तो है वो तो सबको उड़ा ही दिया था उसने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के काबुल वाबुल और सबको उड़ा दिया था उसने। तो उन सब राज्यों को जो है जो हरा दिया था और वो चला गया वापस, तब उसका साम्राज्य भी नहीं है, छोटे मोटे जो राजा थे वो भी कमज़ोर हो गए थे उनसे लड़ के। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत एक रास्ता मिल गया अफगानिस्तान और उसके भी आगे तक जाने का, और उसने पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वहाँ तक के सारे राज्य को जीत लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा जितना भी टेरिटरी थी मैं उसको आप एक फिगर में बताऊँगा अभी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सेल्यूकस निकेटर जो था उसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की शादी करी, और फिर जो है मेगास्थनीज वगैरह ये लोग आए, तो एक ट्रेड और लोगों के बीच में रिश्तेदारी चालू हो गई, जिससे ट्रेड जो था किस किस के बीच में, इंडिया और ग्रीस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में चालू हो गया था, ठीक है ना। और 3 प्रकार के रास्ते बन गए, एक लैंड से जाने का, एक पानी से जाने का, और भारत में इंडिया और ग्रीस के बीच में रास्ते बन गए, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद अलेक्जेंडर हिस्टोरियन हैव लेफ्ट क्लियरली डेटेड रिकॉर्ड, हाँ ये जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है ये अलेक्जेंडर कैंपेन विच हैव एनेबल्ड टू बिल्ड इंडियन क्रोनोलॉजिकल इन द सब्सिक्वेंट इवेंट।
एलेक्जेंडर के आने के बाद से ही भारत में जो इतिहास है वो लिखना क्रमबद्ध तरीके से, क्रोनोलॉजिकली तरीके से लिखने को चालू किया गया, और उसी से जो है इतिहास को समझने की अपनी स्थिति और अच्छी हुई। तो ये 4 पॉइंट हो गए अपना। फिर देयर इज द मेंशन ऑफ द सती सिस्टम, द सेल ऑफ गर्ल इन द मार्केट प्लेस, ठीक है ना। तो ये भी थी कि उस ज़माने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक सती सिस्टम भी था, और लड़कियों को जो है बाजार में बेचे जाने वाला कंसेप्ट भी पता चला। द फाइन ब्रीड ऑफ ऑक्सन इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, एलेक्जेंडर सेंड रिजर्व ऑक्सन टू द मैकेडोनिया, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट जो था अपना भारत पाकिस्तान वाला जो एरिया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, वहाँ जो है थी भेड़े बहुत, ऑक्शन वगैरह बहुत होती थी। तो 2 लाख ऑक्शनों को जो है चंद्रगुप्त ने ग्रीस भेजा था वहाँ से। सम ऑफ द ग्रीक सेटलमेंट कंटिन्यू टू लिव इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अंडर द बोथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वाज द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन द काबुल रीजन, बनकेफाला ऑन द झेलम एंड अलेक्जेंड्रिया इन द सिंध, ठीक है ना। तो ये 3 कुछ जब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर जब यहाँ से गया वापस रिटर्न में, तो यहाँ पर जो है कुछ राज्य या कुछ शहर बसा के गया, और वो जो शहर है बाद में जो है जो ग्रीक लोगों की भी कॉलोनी बने, और वहाँ पे ग्रीक लोग भारत के किनारों पर बॉर्डर पर रहे, और ये अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक रहे, जिनमें एक शहर था काबुल के क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर था, ठीक है ना। बनकेफाला जो है एक शहर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ था, और सिंध में भी एक अलेक्जेंड्रिया नामक एक शहर को बसा के गया था अलेक्जेंडर। ग्रेशियन इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्ट कैन बी सीन इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। उनके बनाने की जो शैली थी, घर वगैरह बनाने की या पिलर्स लिखने की, इंस्क्रिप्शन लिखने की, लिखने पढ़ने की, वो शैली भारत में नहीं थी। और जब वो अलेक्जेंडर जब भारत से गया तो ये शैली भारत में दे गया, और धीरे धीरे जो है इन्हीं प्रकार के आर्ट को फॉलो करते हुए भारत में आगे चीज़ें हुई, ठीक है ना। हो गया अलेक्जेंडर कंप्लीट अपना। तो अलेक्जेंडर के आने के 7-8 कारण हैं, क्या क्या फ़ायदे, नफ़ा नुकसान क्या हुआ है, ये सब चीज़ें। फ़ायदे ही हुए क्योंकि वो भारत के अंदर तक तो आए नहीं, भाई बाहर से ही चला गया, परंतु उसके कारण जो है यहाँ पे लोगों ने जो है नई नई चीज़ें देख के उसको अपने आप को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि है ना, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य बार बार चंद्रगुप्त आ रहा है। अलेक्जेंडर जो है वो चला गया, और नंद डायनेस्टी अभी भी भारत में है, ठीक है ना, परंतु वो कमज़ोर हो चुकी थी, जिसका आखिरी राजा था धनानंद, और उसको मारकर मौर्य वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य वो भारत में राजा बना। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में अपने को पता कहाँ से चलता है। मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर के आने के बाद यहाँ पर इतिहास को लिखने के प्रथा चालू हो गई थी। तो इतनी सारी सोर्स मिले हैं अपने को जहाँ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बना और क्या क्या चलता था वहाँ। उन सोर्स के बारे में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद में चाणक्य को पढ़ूंगा। चाणक्य के बाद में चाणक्य का एक प्रसिद्ध शास्त्र है जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसको पढ़ाऊंगा। फिर मेगास्थनीज को देखेंगे, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य पर आऊँगा, फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ मौर्य एम्पायर, सोर्स ऑफ एम्पायरेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के बारे में जो जानकारी जो मिली वो कहाँ से मिली है, तो सबसे पहला जो व्यक्ति है, ये सबसे पहली जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, ठीक है ना। और चाणक्य के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे। हु वाज आल्सो हिज चीफ मिनिस्टर, जो बाद में उसके चीफ मिनिस्टर भी बने। ही वाज द टीचर एंड स्कॉलर्स ऑफ तक्षशिला, ये तक्षशिला के टीचर थे जो मैंने आपको बताया। अदर नेम आर विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहा जाता था। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद उनका जो बेटा था बिंदुसार, उसके कार्यकाल में भी जो है ये मिनिस्टर रहे हैं, है ना। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो चला गया था पर चाणक्य जिंदा रहा, और चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था जो था भाई साहब बिंदुसार, उसके कार्यकाल में भी रहा। ही इज क्रेडिटेड विद द मास्टर स्ट्रेटेजी बिहाइंड द अपराइजिंग ऑफ नंद थ्रोन्स एंड राइजिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर थ्रू द स्टूडेंट चंद्रगुप्त, ठीक है ना। तो ये चाणक्य को जो है इंडिया मैकियावेली भी कहते हैं, और इसने अपने ही षड्यंत्र और अपनी राजनीति से जो है नंद वंश के आखिरी राजा को तख्ता पलट करके भारत में मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश की स्थापना करी अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इनके द्वारा जो है ना, ये पहला मतलब अपन ये पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। तो ये पहला है, ये अर्थशास्त्र से अपने को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थशास्त्र एक शास्त्र है जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में पूरा बताया गया है। टोटल जो है ये 5 या 11 नंबर में आ सकता है, इसको आप देख लें। 3 नंबर में भी आ सकता है, पर मैंने इसको पूरा डिटेल में कवर इसलिए कराया क्योंकि इससे वाकई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इसको डिटेल में देखना है। 1 मिनट इसको देखना, मैं आ रहा हूँ।
ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जी हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त है, सब एक ही हैं। टाइटल अर्थशास्त्र इज अ संस्कृत वर्ड दैट लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ मटीरियल वेल बींग्स, तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज द साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब मटेरियल इज सुपीरियर टू बोथ धर्म एंड कर्म। ठीक है ना। तो अर्थ जो है, जो मटेरियल है, वो धर्म, स्पिरिचुअली और सेंसुअल प्लेजर से ऊपर है। अर्थशास्त्र वाज रीडिस्कवर्ड, है ना। तो अर्थशास्त्र जो है ये 12वीं शताब्दी में गुम हो गया था, जब बौद्ध धर्म भी यहाँ से चला गया था तब। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म और ये अर्थशास्त्र जो है समान समय पर गुम हो गए थे। तो बाद में एक भाई साहब आए 1905 में, आर रामा शास्त्री। इन आर रामा शास्त्री ने जो दूसरी छोटी मोटी किताबें थी और छोटे मोटे जो पेज बच गए थे, उनसे दोबारा अर्थशास्त्र का कंपाइलेशन किया और जो है 1905 में दोबारा अर्थशास्त्र को लिखा। ओरिजिनल अर्थशास्त्र अब नहीं है, ठीक है ना, गुम गया है, जो चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र के बारे में देख लेंगे। मैंने आपको बोला ये 5 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है ही है, 3 नंबर 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको जो है इसके मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ, कोशिश करें सारी चीज़ें रखने की। अर्थशास्त्र कंसिस्ट ऑफ 15 बुक, इसमें 15 किताबें हैं अर्थशास्त्र, क्योंकि शास्त्र है ना, शास्त्र में 15 किताब है, तब जाके आपको ज्ञान पूरा होगा। अलग अलग सब्जेक्ट की 15 किताबें हैं, तो एक पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है उसमें। ठीक है ना। समराइज द ओरिजिन 15 किताबों में क्या है? पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चीफ मिनिस्टर कौटिल्य। ठीक है ना। कौटिल्य के थॉट्स है, पॉलिटिकल थॉट्स, इन 15 किताबों में। कौटिल्य इज ऑफन कंपेयर्ड विद द इटालियन रिनाउंसिएशन निकोलस मार्कोली इन द अदर ऑथर ऑफ द प्रिंस। कौटिल्य अर्थशास्त्र कंटेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रूलर। और कौटिल्य क्या करता है अर्थशास्त्र में? इफेक्टिव गवर्नमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, गवर्नेंस किसे बोलते हैं, है ना, अर्थशास्त्र से क्या मतलब निकलता है, ये सभी टॉपिकों को जो है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, समाज में कितने भागों में कैसे भागों में बांटा जाए, काम के आधार पर बंटवारा हो या धर्म के नाम पर बंटवारा हो, इस प्रकार से उसने पूरी एक अच्छी चीज़ सभ्य समाज और एक अच्छे लेवल के समाज को समझाते हुए चाणक्य ने इस अर्थशास्त्र के 15 किताबों में लिखी थी। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी इन 15 किताबों में? इनमें थी डिप्लोमेसी, ठीक है ना, आपसी जो डिप्लोमेटिक्स होती है। वार आर डेल्ट विद द डिटेल्स एंड द वर्क कंटेंट्स रिकमेंडेशन वन प्रिजन, इसमें कुछ प्रिजन्स के बारे में था। कोई एक किताब जो है अपराध वगैरह करने के ऊपर थी। लॉ, कानून कैसा होना चाहिए, राज्य का टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, राज्य का एग्रीकल्चर एक राज्य की कैसे होनी चाहिए, माइनिंग, खादन वगैरह कैसे होना चाहिए, फोर्टिफिकेशन, किला वगैरह कैसे बनना चाहिए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ट्रेड कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ जो है जासूसी वगैरह ये सब कैसे होनी चाहिए, ये सब के बारे में उसने 15 किताबों में लिखा था। कौटिल्य आल्सो डिस्कस्ड द कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इसके अलावा कौटिल्य ने राजा की हत्या, है ना, या राजघराने के लोगों की हत्या के बारे में भी कुछ लिखी थी, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और हाउ टू मैनेज द सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट सर्विस के बारे में भी इसने, उस ज़माने में सीक्रेट सर्विस के बारे में इसने लिखा था, है ना। फैमिली मेम्बर्स को कब मारा जाए, अपने परिवार के लोगों को कब मारा जाए, व्हेन इट इज़ यूजफुल टू वायलेट टेरिटरीज, है ना, और कब जो है ट्रीटीज़ को तोड़ सकते हैं, ट्रीटीज़ है ना, जो आपस में वो समझौते होते हैं ना, 2 देश और 2 राज्य के बीच में कि हम इस पर युद्ध नहीं करेंगे, कब उनको तोड़ा जाए, ठीक है। एंड व्हेन टू स्पाई और मिनिस्टर, और कब किसी मंत्री पे जो है जासूसी की जाए और वगैरह, पेगासस टाइप। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही है। मतलब उस व्यक्ति ने सारे आयामों को, सारे डायमेंशंस को इतना अच्छे से लिखा उस ज़माने में जितना आज भी नहीं लिख सकता कोई, ठीक है ना। मतलब वाकई में जो है ये उस ज़माने की बहुत अच्छी किताब थी। ही आल्सो राइट्स अबाउट द मॉरल ड्यूटीज़ ऑफ द किंग, राजा के बारे में लिखा, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में लिखा, ठीक है ना। द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, द वेलफेयर ऑफ हिज सन, हिज ओन प्लेजर्स इज नॉट हिज गुड बट द प्लेजर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो ये सारी बातें जो है वो उसने बताई है कि कैसे जो है 15 किताबों में अर्थशास्त्र में डिटेल में जो है इसने चाणक्य जी ने बताया है कि कैसे जिया जाए, राज्य कैसा हो। तो एक शास्त्र जो है जिसमें ये एक सोर्स ये है अर्थशास्त्र, जिससे अपने का मौर्य डायनेस्टी के पूरी डिटेल में पता चलता है। दूसरा सोर्स मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी गुम गई थी, बाद में कंपाइल की गई है दूसरे लोगों के द्वारा, देखेंगे। Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus Nicator to the court of Chandragupta Maurya. He lived in the Maurya capital Patliputra and wrote on the administration of the Patliputra and the Mauryan Empire.
इट थ्रो द विजिबल लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ द मौर्य एम्पायर। उसने यही बोला है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत या अपना एक मंत्री है ना, या अपना एक पंडित या अपना एक फिलोसोफर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद आग्रह करके बोला था कि भाई साहब हमारे यहाँ लिखने की प्रथा नहीं है, तो कोई आप पढ़ा लिखा आदमी हमारे यहाँ भेज दो जो हमारे बारे में लिखे और एक जो है अच्छा हमारे बारे में प्रचार हो। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने खास जो था व्यक्ति, पढ़ा हुआ लिख व्यक्ति जो था मेगास्थनीज, उसको भेजा और वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में रहा और उसने वहाँ की सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमिक स्थिति के बारे में वहाँ पर अपने को जानकारी दी है। इंडिका में इंडिका डिस्क्राइब द सबकॉन्टिनेंट टर्म्स ऑफ इट्स साइज एंड शेप्स। इंडिया जो क्वाड्रिलेटरल शेप, मेगास्थनीज ने अपने इसमें लिखा है कि इंडिया को जो है क्वाड्रिलेटरल शेप की है। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज आकार की, क्योंकि उस जमाने में कोई सैटेलाइट तो थी नहीं, अब ऐसा तो नाप नहीं सकते थे कि ऐसा ऐसा भारत ऐसा चल रहा है ना, तो उस पेनिनसुला होगा, उनको कुछ पता ही नहीं था। तो इसने अनुमान लगाया था कि भारत जो है क्वाड्रिलेटरल, लोगों से जो बात सुनते थे लोग उस हिसाब से कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है, जो साउथ और ईस्ट साइड से समंदर से घिरा है, जो है वाकई में है ना। उसने यहाँ की सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, रिवर, पौधे, जानवर, पशु, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, लीजेंड और द फोल्कोर्स, इन सभी के बारे में जो है भाई साहब ने मेगास्थनीज ने लिखा है। द बिग फ्लॉज ऑफ मेगास्थनीज वर्क वाज द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसने क्या लिखी है कि सोसाइटी का डिवीजन यहाँ पे अपन ने पढ़ा था। वैदिक सोसाइटी जो थी वो चार भागों में बटी हुई थी। ब्राह्मण कल्चर है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय, तो ब्राह्मण कल्चर धीरे धीरे वैदिक कल्चर के बाद जो ब्राह्मण कल्चर उभर कर आया वैदिक सभ्यता के बाद, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर जाति उभर के आ गई और बाकी जो 3 जातियाँ थी वो नीचे थी। इसीलिए जो क्षत्रिय, जो दूसरी क्लास जो इम्पोर्टेंट थी वो थी क्षत्रिय क्लास, और उन्हीं में से 2 फिलोसोफर जो है, जिसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो हैं, ये दोनों क्षत्रिय थे और इन्होंने ही ब्राह्मण कल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो है ये जो है उसको हटाकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास किया। तो ये वैदिक कल्चर से चली आ रही थी ब्राह्मण वाली 4 वर्णों की सभ्यता। परंतु मेगास्थनीज ने बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4 वर्ण वाला कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे 7 सेक्ट या 7 वर्ण के लोग रहते थे। 7 प्रकार के वर्ण, 7 प्रकार की जातियाँ पाई गई है। किस प्रकार की जातियाँ थी? तो सोसाइटी इंटू 7 क्लासेस, 7 क्लासेस में बटी हुई थी सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, ठीक है ना। और ये जो 7 क्लासेस थी ये प्रोफेशन पर आधारित थी। मतलब आप अगर आप लकड़ी का, कारपेंटरी का काम करते हो तो आप एक अलग क्लास के लोग हो, ठीक है ना। अगर आप पढ़ने लिखने वाले लोग हो तो आप एक अलग क्लास के लोग हो, ठीक है ना। अगर आप खेती करते हैं तो आप एक अलग क्लास के लोग हैं। तो इसने जो समाज को बांटा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो 7 क्लासेस में अपने रोजगार के आधार पर बंटवारा हुआ, ना कि जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर जो वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये पहली बारी जानकारी मेगास्थनीज की इससे मिलती है। मेगास्थनीज आइडेंटिफाई 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम, एंडोगमी और हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। तो ये पहले वहाँ पर तो होते ही नहीं थे, तो हेरिडेटरी वाला तो कोई कंसेप्ट होता नहीं था। हेरिडेटरी बोलते हैं वंशानुगत वाला काम, है ना। और यहाँ तो जो पंडित का बेटा पंडित बनता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बन रहा था, ठीक है ना। जो शूद्र का बेटा शूद्र बन रहा था, जो पिता काम करता था वही बेटा काम करता था। तो ये वाला कंसेप्ट मेगास्थनीज को मतलब मज़ा आता था, मतलब मजाक लग रहा था, बोले ये क्या हो रहा है, मतलब अगर राजा महान है तो उसका बेटा मूर्ख है तो भी वो राजा बन गया। तो इस प्रकार का जो कंसेप्ट जो था ना, तो ये वहाँ नहीं था जहाँ से मेगास्थनीज आया था। तो उसने सब लिखा है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती थी। बहुत कौटिल्य अर्थशास्त्र अलॉन्ग विद द मेगास्थनीज इंडिका प्रोवाइड द साइंस ऑफ द मौर्य। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, यही 2 मेजर किताबें हैं। और भी है, हिंदू लिटरेचर भी है बहुत सारे जो मैं बताऊँगा। ये 2 मेजर किताबें हैं जिसने मौर्य डायनेस्टी के बारे में अपनी आंखें खोली या अपने को जानकारी दी। बदल गया, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है, पहली तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और दूसरे मेगास्थनीज की इंडिका, इन दोनों से जानकारी मिल गई अपने को मौर्य डायनेस्टी की। अब तीसरी जानकारी मिलती है अपने को कुछ हिंदू और बुद्धिस्ट, जो गौतम बुद्ध के समय तो हुआ था ना, वो अशोक ने अपनी तीसरी वो करवाई थी क्या बोलते हैं उसको, काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, संगति करवाई थी, ठीक है ना। तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक ने करवाई थी, जो बौद्ध काउंसिल थी। तो उसके अलावा भी बौद्धों ने भी जो है इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी के बारे में लिखा है। और
कुछ हिंदू लिटरेचरों में भी आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। यंग चंद्रगुप्त क्रिएटिंग ए मॉक गेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट डेट ही हैड स्काउटेड फ्रेंड्स प्लेड इन द विजयनगर फॉरेस्ट, चाणक्य साइ हिम इन ऑर्डर इन द, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो एक अनाथ लड़का था, चाणक्य ने जो है उसको पढ़ाया लिखाया और जो है तक्षशिला ले जाकर उसे वेदों का, मिलिट्री का, आर्ट का, कानून का और सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। आफ्टर तक्षशिला और तक्षशिला से निकलने के बाद चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य के साथ पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त और चाणक्य पाटलिपुत्र गए। वहाँ पर जो है इन्होंने राजा की कुछ सेना जो है मगध का जो राजा था धनानंद, उससे मिले ये, ठीक है ना। ये बौद्ध सोर्स में ऐसा लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त बिकम द कमांडर। और जो बौद्धों ने ये लिखा है, बौद्धों ने अपनी किताब में, कि चंद्रगुप्त जो था वो इतना योग्य था कि वहाँ का धनानंद ने उसे अपना कमांडर, सेना का जो है सेनापति नियुक्त कर लिया था। पर बाद में जो है एक जस्टिन करके एक राइटर है, उसने लिखा कि चंद्रगुप्त जो है धीरे धीरे राजा और चाणक्य जो वहाँ का गुरु था और जो धनानंद था, उन दोनों के बीच में जो है आपसी मतभेद हुए और चाणक्य ने अपने इसको चंद्रगुप्त को अपने साथ मिलाकर तख्ता पलट करवा दिया और धनानंद को हटाकर मौर्य राजा को, चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बना दिया। ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक कहानी ये है जो मैंने आपको बताई थी। दूसरी कहानी एक ये है, एन अल्टरनेट वर्जन स्टेटेड इन नंद किंग वाज पब्लिकली। एक दूसरी कहानी ये कि धनानंद ने जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य उससे मिलने आया था कि साहब बाहर जो है 2 लाख की सेना खड़ी है थोड़ी दूर, तो आप ये क्या नाच गाना और मदिरा पान कर रहे हो, वो लोग आके आपको उड़ा देंगे। तो धनानंद जो था वो तो नशे में था, रंगीन आदमी था, तो उसने तो है चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ के मारा और जो है उसकी बेइज्जती करी। और ये थे, वही था पंडित, मतलब चाणक्य थे ये, और होशियार आदमी को इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो वो जो है उसने प्रण लिया कि मैं जो है भैया इसका राज्य को, इसका घमंड ख़त्म करूँगा, इसका राज्य छीन लूँगा जो है। और इसलिए जो है उन्होंने, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक अनाथ बच्चा मिला, उसकी प्रतिभा से वो बहुत प्रभावित हुए, उसको ले गए तक्षशिला, पढ़ाई लिखाई करवाई, शास्त्रों का ज्ञान दिया, दोबारा आया, धनानंद को मरवा के जो है तख्ता पलट करके राजा बन गए। हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए। अब आगे देखेंगे और कहाँ से जानकारी मिलती भी है मौर्य डायनेस्टी की अपने को। बाणभट्ट की कादम्बरी, कादम्बरी जो बाणभट्ट है, हर्ष चरित्र, हर्ष आएगा बाद में, एक राजा बहुत बार बाद में आएगा, उनके भी एक राइटर थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है। उस कादम्बरी में भी मौर्य डायनेस्टी के बारे में लिखा गया था। द ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धों के और टेक्स्ट है जैसे महावंसा, मिलिंद पन्हो और महाभाष्या, इसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। द बुद्धिस्ट दीपावंसा, अशोक वंदना, दिव्य वंदना और महावंसा जो है, इसमें भी जो है अशोक के बारे में जानकारी दी गई है। हेमचंद्र एस्टेब्लिश चंद्रगुप्त मौर्य कनेक्शन विद द जैनिज्म, ठीक है ना। और हेमचंद्र जो था और उनकी जो किताब थी परीक्षिता पर्वन, इस किताब में भी जो है जैनियों और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपना लिया था और अंतिम समय में वो कर्नाटक चले गए थे और भद्रबाहु की अध्यक्षता या लीडरशिप में उन्होंने कर्नाटक में जैन धर्म अपनाकर संलेखना विधि के द्वारा, जिसमें अंतिम समय में जो है अपने खाना पीना छोड़कर जो है ईश्वर में ध्यान लगाकर जो है मृत्यु को पा लेते हैं, मोक्ष पा लेते हैं, उस विधि के द्वारा जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो जैन लिटरेचर में भी मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको इन्हें को जानकारी मिलेगी। हेमचंद्र जो एक जैन थे और उन जैनियों ने किताब लिखी थी परीक्षिता पर्वन, और परीक्षित पर्वन में जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में और उनसे जैन धर्म के लगाव के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। फिर अगली किताब है विशाख दत्त की मुद्रा रक्षक, ठीक है ना। इस किताब में भी जो है ये एक ड्रामा है ना, मुद्रा रक्षक जो एक ड्रामा की किताब है ना। ड्रामा होता था ना पहले कि आपको स्कूल में एक ड्रामा करना है, एक राजा होगा, एक रानी होगी, एक कहानी होगी उसकी पूरी, उसको आपको एक बताना है। तो ड्रामा में जो है उन्होंने चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साथ में उनके बारे में लिखा है मुद्रा रक्षक में। All the these texts help to understand the detailed life and administration of the Maurya along with the literary source of अर्थशास्त्र निकांत। टोटल मिला के जो है ये 7-8 टॉपिक, 7-8 पॉइंट है अपने पास। अर्थशास्त्र इंडिका, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, मेगास्थनीज की इंडिका, बुद्धिस्ट के कुछ टेक्स्ट, बुद्धिज़्म के कुछ टेक्स्ट गौतम बुद्ध वाले, फिर उसके बाद जैनियों के कुछ टेक्स्ट, हिंदुओं के कुछ टेक्स्ट,
मुद्रारक्षक, विशाखदत्त के मुद्रारक्षक, इन सभी किताबों से जो है हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है ये सब अपन ने देख लिया है। क्लियर है इतने हिसाब अपने पास। तो ये है भाई साहब अपने मौर्य डायनेस्टी के राजा। देख रहे हैं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले राजा थे जो लगभग जो है लगभग 24 साल तक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा हैं उनके बारे में अपन देख लेंगे। हालांकि मैं आपको सारे राजाओं की डिटेल दे दूंगा, आपको चाहिएगी तो। मैं सभी के बारे में पढ़ चुका हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ। आपको सभी चीज़ें मैं इनकी भी बारे में बता दूंगा जो छोटे मोटे ये बीच बीच में फंस गए हैं। जो सबसे मेन है वो तो है भाई साहब अपने ये चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद हैं अपने अशोक, और एक है ये बिदरथ, थोड़े बहुत ये बिंदुसार भी हैं। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा सभी के बारे में कि इनके दौरान क्या क्या काम हुए हैं, है ना, क्योंकि इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा चला है, लगभग 80-90 साल चले हैं ये लोग भी। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तो सबसे ज़्यादा है ही है, और आखिरी में कि बिदरथ है ना। आखिरी वाला राजा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको मार के दूसरी डायनेस्टी पैदा होती है। इतनी स्थिति क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 BC तक, बिंदुसार 297 से 272, अशोक 272 से 232, और ये सारी चीज़ें आपको चलेगी, है ना। तो ये लगभग रहे हैं 24 ईयर। $25 ईयर, 40 ईयर, 28 ईयर, मतलब कितने लंबे लंबे कार्यकाल तक रहे हैं सभी, ठीक है। और ये आखिरी वाले भाई साहब 2 साल रहे। अब आ जाता है अपना पहला राजा जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। पूरी कहानी तो चंद्रगुप्त की अपने को पता चली गई है, कुछ फैक्ट है वो अपन देख लेते हैं कि क्या है भैया, क्या चल रहा है इसके जीवन काल में, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 321 BC में 321 BC में जो है राज गद्दी पर बैठा था। ग्रीक हिस्टोरियन है, रिकॉर्डेड है, जो ग्रीक के लोग हैं उन्होंने इसका नाम सेंडोकोरस, ग्रीक मतलब जो अलेक्जेंडर के बाद वाले, जो अलेक्जेंडर के साथ में जो लेखक आए थे, उन्होंने इसका नाम सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टक्स लिखा था, जिसे ही बाद में मॉडिफाइड करके चंद्रगुप्त नाम दिया गया। इन सीरीज ऑफ बैटल ही डिफीटेड, बहुत सारी लड़ाई के बाद उसने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना सन 321 BC में 321 BC में मगध में करी। इन 305 BC ही इंटर्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ सेल्यूकस निकेटर, और 305 लगभग 15 साल तक इसने राज करने के बाद ये सेल्यूकस निकेटर जो अपने अलेक्जेंडर का जो है सेनापति था, जो उसको भारत में सेनापति बना के गया था, उसको सन 305 में जो है इसने हराया, ठीक है ना। और सेल्यूकस निकेटर के हारने के बाद इसने बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडस नदी के जो वेस्ट वाला, पश्चिम वाला पूरा जो एरिया होता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो पूरा एरिया जो है इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और इसने जो है संधि के तौर पे इसने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी करी, और सेल्यूकस निकेटर ने भी जो है, और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी दी और इन्होंने उसके बदले में 500 हाथी दे दिए। मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर एंड चंद्रगुप्त कोड, और जो है इसी सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था लिखा पढ़ी करने के लिए। चंद्रगुप्त लेड ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑलमोस्ट द होल ऑन द प्रेजेंस बेयरिंग द फ्यू प्लेसेस लाइक कलिंग एंड द एक्सट्रीम साउथ। लगभग पूरा भारत ही इसके समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ चुका था। कुछ साउथर्न एरिया को छोड़ के, भारत के दक्षिणी जो क्षेत्र था उसको छोड़ दें तो बाकी तो पूरा भारत ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गया था, ठीक है ना। और आखिरी में सन 297 में जो है BC में इसकी मृत्यु हो गई। ये अब्डिकेटेड थ्रोन इन द फेवर, इसने अपने बच्चे बिंदुसार के फेवर में जो है कि भाई अब तू राजा बनना चाहता है तो अब मेरी तो उम्र हो गई है, तुम राज करो, ऐश करो, ठीक है ना। और बिंदुसार को जो है राजगद्दी छोड़कर ये कर्नाटक चले गए भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, है ना। और ही हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म एंड सेड दैट ही स्टार्ट हिमसेल्फ टू डेट अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, है ना, इन श्रवण बेलगोला। और आखिरी में जो है इन्होंने कर्नाटक में जाके एक एरिया है जहाँ पे जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, वहाँ पर संलेखना विधि के द्वारा, जैनियों में एक विधि होती है, उसके द्वारा जो है अपने प्राण त्याग दिए। ये है पूरा कंसेप्ट चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ, तो ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का एरिया है। मौर्य डायनेस्टी मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, आप देख रहे हो।
ये तो पूरा मतलब आप समझ लो ये तो बंगाल वंगाल तक आ गया है ना, ये यूपी बिहार है, ये यहाँ तक उड़ीसा उड़ीसा ये सब नीचे है ना, बस ये कर्नाटक वर्नाटक ये नीचे के छोड़ दो ये सब। तो ये सब चीज़ें जो है ये गुजरात राजस्थान और ये यहाँ पर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान यहाँ है, और इधर के छोटे मोटे जो सब थे, ईरान इराक वाला जो भी एरिया था, ये वाला जो ये भी इन्होंने ले लिया। और ये पूरा इतना बड़ा जो है लगभग लगभग पूरे भारत पे इन्होंने, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और उधर भी इन्होंने खूब राज किया। इतना बड़े एरिया में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी जो है बाद में फैली। ठीक है ना, तो इसको देख लेना आप। क्लियर है बात। तो यहाँ तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल, उसका फिगर ये था। ठीक है, तो इसके आगे की क्लास में, अगली क्लास में लेऊंगा। ठीक है ना, तो कोशिश करें आप जितना मैंने पढ़ाया उसको अपने नोट्स में अपनाएं, उसको नोट्स बनाएं, और ये सभी चीज़ें कंप्लीट है अपने तौर पे, तो आप उससे पूरी तरीके से इसको अपने नोट्स को फॉलो करें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है ना, और इसमें स्टैटिक भी कवर हो रहा है, प्रीलिम्स भी पूरा कवर हो रहा है, और मेंस भी कवर हो रहा है 3 नंबर 5 नंबर 11 नंबर के अनुसार। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जो है मदद जो हो सीधा यहाँ से मिल जाएगी। ये वीडियो सारे फ्री हैं, आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और लाइक ज़रूर कर रहे हैं, लाइक करते हैं ना तो ही जो है वो यूट्यूब दूसरे लोगों को वीडियो रिकमेंड करता है कि ये वीडियो अच्छे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें आप। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, और पुराने मेरे वीडियो सारे देख लें जिसमें डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, इसके आगे का अपन अगली क्लास में करेंगे।